स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने अपना जो लास्ट टेंस था फ्यूचर टेंस, उसका सिंपल फ्यूचर का जो फॉर्मूले थे, सूत्र थे, वो हमने कल देखे थे। आज हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सूत्र। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो आपको पता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब इसके फॉर्मूले हम देखते हैं एक बार। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। शुरुआत में इसका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में सहायक क्रिया विल, शैल प्लस बी। उसके बाद में, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है इसलिए आपको पता है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी का यूज करते हैं और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट विल, शैल, बी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको इसके अंदर नोट का प्रयोग करना है। और जैसा कि आपको पता है कि नोट का यूज हम नंबर 3 पर करेंगे। तो आपका सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नंबर 3 पे आपका नोट आ जाएगा। और उसके बाद में आगे बी, वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सूत्र हो गया। उसके बाद में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आपको कुछ नहीं करना। विल, शैल जो है सहायक क्रिया, उसका यूज आपको सेंटेंस के शुरुआत में करना है। तो आपका सूत्र हो जाएगा विल या शैल, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और चूंकि क्वेश्चनवाचक है तो लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन का यूज भी करेंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो, इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो वही सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नोट का यूज करना है। और नोट का यूज आप कहाँ करोगे, नंबर 3 पे। तो आपका सूत्र हो जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, आगे सेम है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड वाला सेंटेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है,
WH वर्ड का यूज आपको पता है कि टेंस के शुरुआत में करते हैं, यानी कि जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, उससे भी पहले करते हैं। तो ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में अगला टेंस जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आपको पहचान पता है, उसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र हो जाएगा आपके, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वही सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग, फिर हैव का यूज करना है आपको। यहाँ सिर्फ हैज का यूज नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ हैव का ही यूज करना है आपको। हैव का, और आपको पता है, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि अगर परफेक्ट का सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो उसके अंदर जो मैन वर्ब होती है वो हमेशा कौन सी आती है? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। इसमें भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम, और फिर वही ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वही हमेशा की तरह आपको नंबर 3 पे नोट का यूज करना है। तो आपका सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नंबर 3 पे आपके नोट आएगा, उसके बाद में फिर वही हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। अब यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, पर्सनवाचक वाक्य है, तो वही हमेशा की तरह विल शैल जो है सेंटेंस के शुरू में आएगा। विल शैल का यूज सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है, तो उसमें नोट का यूज आपको करना है, और नोट का प्रयोग आपको पता है कहाँ पे करेंगे? नंबर 3 पे। तो आपका सूत्र हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद में हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आपको प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूले ढंग से याद हैं, तो बाकी टेंस के फॉर्मूले आप अपने हिसाब से भी थोड़ा उसमें चेंज करके आराम से कर सकते हो, क्योंकि खाली इसमें मुख्यतः सहायक क्रिया का ही चेंजेस इसमें होता है, बाकी सेंटेंस सेम सा ही रहता है। तो अब अपना एक लास्ट इसमें बचा है अपना फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपना लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस। पहचान, इसकी पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका सूत्र हो जाएगा आपके, सबसे पहले वो आपके सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या शैल का यूज करोगे आप, उसके बाद में हैव प्लस बीन, फिर हमेशा की तरह उसके अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आप आईएनजी लगाओगे। फिर आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम टाइम के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करोगे, और लास्ट में आप टाइम अदर्स वगैरह इसमें आ जाएगा। तो ये सूत्र हो गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब अगर इसी का नेगेटिव अपने को करना हो तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको नोट का यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नंबर 3 पे आपके नोट आ जाएगा प्लस हैव प्लस बीन, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, ये आगे इसके कंटिन्यू है, आईएनजी प्लस, सॉरी मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया था, हाँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप देख लेना इसको। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। सब्जेक्ट विल शैल नोट हैव, उसके बाद बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम। अब अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें, तो आपका वही विल या शैल जो है सेंटेंस के शुरू में आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, बीन, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर वही सिंस या फॉर प्लस टाइम, और प्रश्नवाचक है तो लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन का यूज भी करोगे आप। अब इसका अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है, तो आपको इसके अंदर नोट का यूज भी करना है, और नोट का यूज आपको पता है कहाँ पे होगा, नंबर 3 पे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन, फिर वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगाओगे आप, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर
सिंस या फॉर का यूज करोगे और लास्ट में टाइम का और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके टेंस के जो फॉर्मूले हैं वो पूरे हो चुके हैं और लिखाने का उद्देश्य मेरा इतना ही था कि आप इन फॉर्मूलों को ढंग से एक बार याद कर लो। आपको ये फॉर्मूले उंगलियों पे याद होने चाहिए ताकि जब भी आप आगे एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और दूसरी बात ये भी है, खाली एक्टिव पैसिव की बात नहीं है, सेंटेंस अगर आप ट्रांसलेट करते हो किसी वाक्य का हिंदी से इंग्लिश में तो भी ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि पहले इसमें सब्जेक्ट कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी किस टेंस के अंदर, और टेंस हिंदी के वाक्य अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हिंदी का वाक्य है वो कौन से टेंस का वाक्य है, या इसका ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो कौन से फॉर्मूले का इसमें यूज होगा। अगर ये बातें आपके समझ में आ जाती है तो आप को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखो, कोई ऐसे वगैरह लिखो, कुछ भी लेटर वगैरह लिखो, अगर आपको नहीं भी आता है, हिंदी में आपको याद है तो आप उसको अपने मन से इंग्लिश में उसका अनुवाद कर सकते हो। कंडीशन इतनी सी है कि आपको उसके लिए एक तो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपका जो वोकेब है, जो शब्दकोश है, वो उसका नॉलेज भी आपको अच्छा होना चाहिए। अगर दो चीज़ें आपके पास है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आप कैसा भी लेटर आए, जो पढ़ा हुआ नहीं है आपका, कोई भी आपका कंपोजिशन वगैरह आए, रिपोर्ट वगैरह आए, तो उसको भी आप भी कैसे भी कर सकते हो। और ये बात सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं है, 12th क्लास के बच्चों अगर कोई बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि ये जहाँ तक हो सके, क्योंकि 12th क्लास के अंदर तो ग्रामर का पार्ट है भी नहीं, केवल राइटिंग का पार्ट है। तो राइटिंग के पार्ट के अंदर जो है आपको वही आपके रिपोर्ट वगैरह, आर्टिकल वगैरह, लेटर वगैरह, यही सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप रटने के बजाय इनको खुद अपने मन से सेंटेंस बताना सीख लो आप, तो आपके लिए बेटर है और उससे आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। दूसरी बात कि अगर आपने रटने वाली चीज़ों को, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ मैं, क्योंकि आपने अगर 15 रिपोर्ट याद कर ली और 15 में से अगर रिपोर्ट एक भी नहीं आई तो फिर आपका पूरा प्रयास व्यर्थ हो गया और आपका वो क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप जहाँ तक हो सके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखो। आप अपने खुद के मन से वाक्य का निर्माण करो और ट्रांसलेट करके आप लिखा करो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये टेंस आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और प्रयास मेरा तभी सफल होगा जब आप लोग इनको याद करोगे तो आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो टेंस के फॉर्मूले आपको याद करने हैं और अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखाए हैं क्योंकि इनमें ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं, इसलिए ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं जिनको आपको याद करना है। अब देखो एक्टिव पैसिव, तो वॉइस क्या होती है, एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, इनकी परिभाषा भी आपको दे रखी है, लेकिन परिभाषा एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। तो हम थोड़ा सा बेसिक इसका देखते हैं कि वॉइस की हम बात करें तो दो टाइप की वॉइस आपके है, एक्टिव वॉइस और
पैसिव वॉइस। दो टाइप के वॉइस हम पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्वेश्चन एग्जाम में आपके एक्टिव वॉइस में दिया हुआ आएगा, उसका आपको पैसिव बनाना होता है वहां पर। तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। इसके पहले मैं एक चीज बताऊं आपको कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से उत्तरदायी होता है। यानी सब्जेक्ट कर्ता जो है किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। थोड़ी समझने वाली चीजें हैं ये आपके, ताकि आपको ये पता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल में होते क्या है, हमको इसमें क्या करना होता है, एक्टिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस का अगर हम परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होती है, जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है, जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है या किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये इसकी परिभाषा है। इसको आपको रटना नहीं है, इसको एग्जाम में आपको ये कभी पूछी जाती नहीं है, खाली बस समझने के लिए है कि एक्टिव वॉइस एक्चुअल में होता क्या है। तो जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है या किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे मैंने लिखा हरी मेड ए मिस्टेक। दूसरा मैंने एक एग्जांपल दिया है इसके अंदर आपको कि लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो मैंने यहां पर दो सेंटेंस आपको लिखे हैं, हरी मेड ए मिस्टेक, लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो जो दो सेंटेंस मैंने आपको लिखे हैं इसमें आपने देखा कि पहले वाला सेंटेंस जो है हरी मेड ए मिस्टेक, यहां सब्जेक्ट क्या है, कौन है, हरी। हरी मेड ए मिस्टेक, हरी ने गलती की। अब देखो यहां पर जो गलती करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य कर रहा है यहां पर, यानी सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है वो खुद एक्टिव है यहां पर और कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है, तो इसको हम एक्टिव वॉइस
कहते हैं जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है। यहां देखो आप, लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, लता गाना गा रही है। आपको यहां क्लियर पता लग रहा है कि जो कार्य है उसको करने वाला कौन है? लता। जो आपका सब्जेक्ट है वो इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस को समझने का बस बेसिकली यही याद रखो कि जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य करता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, हरी मेड ए मिस्टेक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो स्वयं कार्य कर रहा है, कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। और दूसरे वाक्य में लता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर जो लता जो है, सब्जेक्ट जो है वो खुद कार्य के लिए एक्टिव है। तो मैं आई थिंक देख कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस भी आप देख लो, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस इसमें हो जाएगी आपकी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की अगर परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा आपकी हो जाएगी कि जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। एक्टिव वॉइस का उल्टा हो जाएगा कि जब सब्जेक्ट या कोई वस्तु है वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता है बल्कि किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम वो भोगता है या भुगतता है। तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, जब सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, वरन किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भुगतता है। जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं करता है बल्कि किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भुगतता है, यानी सब्जेक्ट जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता किसी कार्य के लिए, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ये मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। रावण किल्ड बाय राम, ए बर्ड किल्ड बाय हंटर। तो इन सेंटेंस में आप देखोगे कि जो पहले जो रावण है, रावण किल्ड बाय राम, इसमें सब्जेक्ट खुद उत्तरदायी नहीं है। यहां पर रावण राम के द्वारा मारा गया, तो सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहा बल्कि किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। यहीं भी आप देखो, ए बर्ड किल्ड बाय हंटर। सपोज करो कोई पक्षी किसी पेड़ पे बैठा हुआ है, उसको पता भी नहीं है, एक शिकारी आया, उसने उसके गोली चलाई और पक्षी मर गया। तो इसमें पक्षी का उस कार्य को के लिए पक्षी इसमें एक्टिव नहीं है बल्कि किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम सब्जेक्ट भुगतता है। तो बस यही इसमें डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस और
पैसिव वॉइस में। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो स्वयं किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, स्वयं कार्य करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। और जब सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं करता है बल्कि किसी और के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भुगतता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। और आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस वो क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। और बाकी डिस्कस हम इसका जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को उसमें करेंगे। और एक और बात, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिकतम जो स्टूडेंट है इसका लाभ उठा सके। और ये एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि भाई कि सर ये कल आप ऑनलाइन कब आते हो, तो ये जो वीडियोज़ डाले जा रहे हैं ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन वीडियोज़ डाले जा रहे हैं। जब भी मैं लाइव क्लास होगी तो वो आपको बता दिया जाएगा पहले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बस इतना सा काम करना। कल संडे भी है तो आप लोग इतना सा करना कि जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं उनको एक बार देखना, अगर आपको याद हैं तो अच्छी बात है, उनको एक बार रिवाइज कर लेना। अगर याद नहीं है तो कल का आपके पास पूरा दिन टाइम सफिशिएंट आपके पास टाइम है, कोशिश करना कि उनको आप याद कर सको। थैंक यू, दैट्स ऑल।